सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को प्रत्येक दिन और आरंभ से लेकर के अंतिम तक अवश्य देखा करिए। एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। हमें कभी भी दूसरों की समस्या को दूसरों की समस्या नहीं समझनी चाहिए। वही समस्या परमात्मा ने आपको अगर सामने से दिखा रहा है, परमात्मा अगर आपको दिखा रहे हैं कि सामने वाला इस समस्या से ग्रसित है, तो संभवतया वो प्रकृति आपको उस सामने वाले की समस्या से आपको समझाना चाहती है। जैसे कुंडली में योग हो या योग होता है कि ये व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखने वाला होगा। स्वयं गलती नहीं करने वाले लोग भी उपस्थित होते हैं समाज में, जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं और बाद में उसको अपने ऊपर अप्लाई करके कभी भी वो गलती दोबारा से ये नहीं करते। आप भी अपने आप को उसी श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रयासरत रहिए, ताकि दूसरों की गलती से सीखने का पाठ मिल सके। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनकी कुंडली 1998 की है, आषाढ़ माह में जन्मे हैं। अगर आपका जन्म भी आषाढ़ में जन्मे हैं आप, तो निश्चित रूप से संवेदनशील ज़्यादा है। छोटी भी बात आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बुद्धिशाली हैं, इस वजह से आपके पास ऑप्शन बहुत सारे दिख जाते हैं। अगर आपका जन्म आषाढ़ में हुआ है तो ये ग्रंथ की ही बात है। दक्षिणायन में जन्मे हैं। दक्षिणायन मतलब सूर्य जब पृथ्वी से थोड़े दूर चले जाते हैं ठंडी के मौसम में। इनका जन्म हुआ है कब? जुलाई में। तो ये जो स्थिति होगी, ऐसी अवस्था में चूंकि अगर हिंदी पक्ष से देखें तो आषाढ़ माह में श्रावणी और आषाढ़, तो ये जो पक्ष होता है यहाँ पे ठंड का मौसम लगभग, या बरसात, जुलाई अगस्त में बरसात हो जाती है, तो विचार के उत्पादन करने की क्षमता कई बार बढ़ जाती है। विचारोत्पादक क्षमता है, मतलब जहाँ व्यक्ति के दिमाग में कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट ना करे और तुरंत उसकी मति की बुद्धि बदलती रहती है, उसकी मति बदलती रहती है, मतलब परिवर्तनशील होता है व्यक्ति। हालांकि परिस्थितियों में जो बदलाव होते हैं वो जातक को हमेशा ही तुरंत प्रभावित करते रहते हैं। इसका मतलब होगा कि हमें तुरंत ही किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होना है, अपने आप को शांत और चैतन्य बना करके रखना है। दिमाग में उत्पादक क्षमता ज़्यादा है और बुधवार को जन्मे हैं। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर, और कई बार जो स्थिति इनकी कुंडली में बनी है वहाँ पे पिता का सुख, पिता का या सरकार का सुख थोड़ा कम है, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का लाभ व्यक्ति को ज़्यादा मिले, मतलब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के योग ज़्यादा बन रहे हैं या खुद के व्यवसाय को। बुधवार को जन्मे हैं, शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, संतान अच्छा रहे। पर यहाँ पे जो संतान भाव की स्थिति बन रही है, जैसे संतान भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति 12 में, ऐसी स्थिति में जो ये बात बनी है, यहाँ पे पुत्र का सुख नहीं होता। पुत्रियां होती हैं, पुत्र थोड़ा अगर होगा भी तो मिरमिरा हो, परेशान हो, रोगी हो, रुग्ण हो। लेकिन स्त्री जो होती हैं, स्त्री जातिकाएं, मतलब जातिकाओं का जन्म अगर इस गर्भ से होगा तो व्यक्ति उसका सुख बहुत अच्छा भोगता है और वो स्वस्थ भी होती हैं। पर पुत्र जो होगा वो थोड़ा बीमार होगा या कई बार उसका सुख थोड़ा कम मिलता है। बुधवार को जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिशाली है, तार्किक है, समझदार है, ज्ञानी है और निपुण है। किसी भी बात को समझने में उसका मन लगा रहता है। बड़े बुजुर्गों की सेवा उसके हाथ से बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से हो जाती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, आत्मबल बहुत बढ़िया, और सरकार को ग्रैब करने की कोशिश व्यक्ति करता रहता है। हमेशा ही सरकार को पकड़ना चाहता है। सरकार से जुड़ करके, पिता से जुड़ करके, पिता पे आधिपत्य, पिता के साथ जुड़ना, पिता से कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने का प्रयास व्यक्ति हमेशा करता रहे, पर थोड़ी सी दूरी हमेशा बरकरार रहती है। वणिज करण में जन्मे हैं। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति अगर कल को चाहे तो खुद का रोजगार भी स्थापित कर सकता है। मतलब कहने का है कि अगर प्राइवेट सेक्टर से मन उब जाए या खुद का स्टार्टअप यहीं पे शुरू करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ऐसा योग लगा है। और अगर बाहर भी जाकर के कोई काम करना चाहते हो तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे यश कम मिले, यश कीर्ति जो यहाँ पे आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कम मिले। हो सकता है इसको दूर जाने पे या जन्म स्थान से जितना दूर जाए, तो किस दिशा में? पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में, या उत्तर और पश्चिम के कोण पर जो देश पड़ते हो आप वहाँ जा सकते हैं। उस देश में जाकर के अपना यश और अपना प्रभाव विकसित किया जा सकता है।
पंचांग में थोड़ी कमजोरी चंद्रमा को लेकर के अवश्य होगी, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं। बुधवार का दिन अच्छा रहेगा, शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से वाणी, स्वभाव और व्यक्ति का स्वास्थ्य ये सब ठीक रहते हैं। वैसे व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर और लचीले स्वभाव का होता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। इसमें आपको अपने भोजन पे नियंत्रण रखना है, अपना भोजन शुद्ध रखना है, मसालेदार चीज़ों से बचना है, जल्दबाजी में उत्तर देने से बचना है और जल्दी ही किसी के प्रभाव में आने से बचना है। हमेशा ये जीवन भर की बात होगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य ही निश्चित रूप से अपने पिता, अपने भाई, अपनी माता और अपने सगे संबंधियों से निश्चित रूप से पूछ लेने की बात होगी। अब आइए, आपको मैं आपकी कुंडली के पंचांग से तो आपका दर्शन करा दिया। लग्न बना है कर्क लग्न का, जो यहाँ की राशि है, और लग्न में बैठे हैं बुध, जो यहाँ के अधिपति हैं। तो चंद्रमा और बुध का जो परिवर्तन होगा वो व्यक्ति को मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा, और साथ ही साथ इस चंद्रमा की जो दृष्टि यहाँ पड़ेगी और गुरु की दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है, ये व्यक्ति के जीवन में भाग्यशाली और यथेष्ट वर को प्राप्त कराने वाले, जहाँ दाम्पत्य बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, भाग्य बहुत बढ़िया, सुख दाम्पत्य का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, इन सब का सुख मिलता रहता है। और चंद्रमा की जो दृष्टि यहाँ गई है, ये व्यक्ति के भाग्य को बल देने वाली होगी, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा ही लग्नेश होते हैं। यहाँ वो कन्या के बैठे हैं और बुध के साथ परिवर्तन करके व्यक्ति को बड़ा ही साहस, बड़ा ही बल और चीज़ों को देखने का तरीका बड़ा ही प्रैक्टिकल सा होता है। उसके पास अपनी बुद्धि बड़ी जागृत है, पर हाँ, निश्चित रूप से निर्णय लेने से पहले अपनी जल्दबाजीपन को कम करने की आवश्यकता होगी। अभी दशा राहु की चल रही है। लाजवर्त तुरंत धारण करिए 2034 के 7वें महीने तक, फरवरी तक, क्योंकि ये राहु आपकी कुंडली में बाबूरे बैठे हैं सिंह राशि के, जहाँ के अधिपति पहले ही आपका धन खर्च करवा रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति भी 12 में बैठे हैं। ये सूर्य और मंगल आपसे ऊर्जा ज़्यादा खींचेंगे और पराक्रम ज़्यादा करवाएंगे। पर वस्तुतः इस सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो आपका साहस और बल कम नहीं होगा, पर पेट के रोगी और मानसिक रूप से विक्षिप्त, परेशान, छोटी छोटी बातों पे बड़ा इशू बनाना और कई दफ़ा व्यक्ति के नेत्रों में परेशानी होती है। अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह की समस्या होती है। आधा सर भी कभी कभी दर्द करता है और नेत्र की ज्योति भी प्रभावित होती है। मंगल पंचमेश होकर के बाबूरे अस्त हैं, तो मंगल अस्त हैं 2 डिग्री पे और सूर्य बैठे हैं 15 डिग्री पे। तो सूर्य पूर्णतया जवान है और मंगल को उन्होंने अस्त करा है। तो मंगल अस्त होगा तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान, क्रिएटिविटी और व्यक्ति के पास जो मेहनत करने का बल होता है और उस मेहनत के बाद जो आपको परिणाम प्राप्त होता है, जो आपको प्रेम मिलना चाहिए समाज से, जो आपको एक होता है ना नोटिस होना, लोगों के द्वारा नोटिस करा जाए व्यक्ति, वो थोड़ा देर से होता है। या उसकी जो अपनी आत्मबल की स्थिति होती है वो कई बार ड्रॉप डाउन मेनू में जाती है, नीचे जाती है। ड्रॉप मतलब नीचे की तरफ जाती है। इसको ठीक करना होगा। इसको ठीक करने के लिए सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बिल्कुल बंद, और बजरंग बली को मंगलवार को लाल पुष्प की माला निश्चित रूप से अर्पित करिए। क्लियर है? ये मंगल अस्त, उनकी दृष्टि यहाँ चंद्र मंगल योग बनाएगी और मंगल और चंद्रमा का संबंध बहुत ज्यादा सुंदर बना है। उस चंद्रमा की दृष्टि भाग्य पे, गुरु का प्रभाव उच्च की दृष्टि से लग्न पे, गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, गज केसरी का निर्माण, पर चंद्रमा चूंकि पापक ग्रह है इस वजह से उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा गज केसरी का। पर यहाँ पे गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे, और पंचम भाव के अधिपति मंगल से केंद्र में 4 घर आगे पीछे, इस वजह से पंचम भाव धीरे 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 वक्त के हिसाब से व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है। वो पेमेंट उसको मिलने लगती है, वो धन उसको मिलने लगता है, वो यश जो वो मेहनत करता है वो उसको मिल जाती है। क्योंकि अगर गुरु यहाँ नहीं बैठे होते, स्वग्रही हंस योग लगाए हैं, और यहाँ पे बुध और चंद्रमा का लाभ भाव में मालव्य योग, नीच के शनि कम से कम आपके प्रभावों को गड़बड़ करेंगे। और ये इस स्थिति में हालांकि बहुत अच्छी बात है कि वो मारक होते हैं और नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है। अगर ये यहाँ नीच के नहीं होते और यहीं बैठ जाते तो दोनों का फल सामान्यतया थोड़ा अच्छा हो जाता, यहाँ बैठ जाते तो। पर यहाँ पे वो नीच के होने के कारण व्यक्ति को करियर में कंफ्यूजन डाल रहे हैं, और आपको जो आपके दिमाग में भ्रम पैदा होता है कि मैं ये नहीं करूँगी, ये करूँगी, ये नहीं करूँगी, ये करूँगी, यही शनि खेल खेल रहे हैं। पर वस्तुतः व्यक्ति जो भी चुनेगा उसमें उसको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र और गुरु का शुभ कर्तृ योग दशम भाव को लगा है, नर्चर उसका हो जाएगा।
समझ में आ रही होंगी चीजें, मैं बिल्कुल स्टेबल होकर के शांति से आपको समझाना चाह रहा हूं। आप लोगों को बात समझ में तो आ रही है? मुझे देखिए इधर, और यहां चंद्रमा लग्न में, यहां शनि के साथ राहु दाम्पत्य विवाह मिलाकर के हो, यहां मंगल पेट से संबंधित समस्या देंगे, यहां गुरु और बुध आपको ये कह रहे हैं कि किसी भी विषम परिस्थिति में अपने से बड़ों का आदर कभी खोना मत। किसी भी विपरीत अवस्था में आपको कभी भी अपने जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आपसे सम्माननीय हैं आपके लिए, उन लोगों का सम्मान आपको हमेशा ही करना चाहिए। और निश्चित रूप से अपने जीवन का दर्शन कभी भी छोटी और ओछी नहीं रखनी चाहिए। छोटी मतलब एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन के भांति आपको अपना व्यवहार रखना होगा। जिसका दिमाग बड़ा स्थिर है, बड़ा विशाल है, वो निश्चित रूप से चिंतन करने वाला है, बड़े अच्छे और बुरे चीजों में भेद करने वाला है और उसको पकड़ करके रखने वाला है, व्यय को नियंत्रित रखने वाला है, समुचित और श्रेष्ठ व्यय करने वाला है, अपनी मित्रता गलत नहीं रखने वाला है, गलत लोगों के संगति में नहीं जाने वाला है, अपनी दृष्टि किसी पे कुदृष्टि का भाव न डाले और किसी के बेवजह के कामों में अपनी ऊर्जा खपत ना करे। क्लियर है? कर्म क्षेत्र में गुरु अगर मन करे तो आपको हमेशा सरकारी नौकरी की तरफ भी, आप सरकारी नौकरी के योग तो कम है, पर अगर मन करे तो आप अपना काम या प्राइवेट सेक्टर भी आपकी कुंडली में चलेगा। यहां शनि मंगल बैठे हैं। टेक्निकली ये कुंडली आजकल की शिक्षाओं के रूप में, आजकल की जो शिक्षा है उसमें बहुत ज्यादा सफल होगी। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बाद एक बार और है जो जमीन वगैरह का जो कारोबार करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ये काम कर सकती है कुंडली। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जा सकती है, इंडस्ट्री में भी जा सकती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को हमेशा ही अपग्रेड रहना होगा और वो चंद्रमा आपसे करवा भी लेंगे, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि भाग्य भाव में 5 नंबर की राशि बनी है, वो 12 में गए हैं राहु के साथ। आत्मबल अगर टूटे नहीं तो व्यक्ति बाहर जाकर के आराम से सेटल हो सकता है, और वो अवस्था आपकी कुंडली में 2030 में भी बन रही है और एक बार यही अवस्था 2033 में भी बनेगी। पर निश्चित रूप से अभी बुध की दशा तक आपकी कुंडली में 2024 के फरवरी में भी बाहर जाने का एक बड़ा दौर आएगा, जिसको आप 26 तक भुना सकते हैं। 24 से लेकर के 26 तक आप बाहर जाने की भरपूर कोशिश करिए और कोशिश करिए कि आप उस दौरान बाहर निकल जाएं। योग आया है और बहुत अच्छा काम करवा देगा 2024 के फरवरी में, विदेश जाने वाला। दिशा मैंने बताई। इस कुंडली के आधार पर दशम भाव थोड़ा कमजोर होगा, इस वजह से व्यक्ति सामाजिक थोड़ा कम होता है, अपने आप में ही मशगूल और मस्त रहे। कर्क लग्न के हैं, इमोशनल, आप जितने भी आपके सन्निकट लोग हैं वो सब आपके अपने ही हैं और उनमें से किसी एक को भी चुनना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे लोग आपके अपने हैं और सारे ही लोग आपके अपने हैं और कोई भी आपका पराया नहीं है, और यही चीज आपको कई बार आपके धोखे का कारण भी बन जाती है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र स्वग्रही, भूमि भवन वाहन माता और पिता, इन सबका सुख बहुत अच्छा होता है। गुरु और चंद्रमा केंद्र में, गुरु बुध को देख रहे हैं। आपके अंदर जो निर्मलता है, आपके अंदर जो स्वच्छता है, आपके अंदर जो बिल्कुल सादगीपन है, उसको हमेशा बना करके रखिए, क्योंकि बुध लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति हमेशा ही भगवत भक्ति का पाठ पढ़ता रहता है। बड़े और बूढ़ों का आशीर्वाद हमेशा है और वो मिलता रहेगा। कारण क्योंकि पंचम भाव के अधिपति पे तो नहीं, पर पंचम भाव पे कम से कम गुरु की दृष्टि है। विचार करिए, लग्न में बुध बैठे हैं जो तृतीय भाव के अधिपति हैं, तो तृतीय भाव कम्युनिकेशन का और मीडिया का होता है। इस भाव के अधिपति को गुरु ने देखा है और इस भाव को भी गुरु ने देखा है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में सबसे जो संपूर्ण यथेष्ट भाव बन रहा है वो इंटरनेट का क्षेत्र बन रहा है। और निश्चित रूप से मैंने बात कही थी कि तीसरे भाव के चंद्रमा कभी भी खराब नहीं होते। यहां लग्नेश कन्या राशि में बैठे और यहां वो मीन के हो गए, जिसका अधिपति गुरु जन्म कुंडली में अपने परम मित्र के साथ बैठ करके उससे देखा जा रहा है। सूर्य 12 में, पति थोड़े कड़क स्वभाव के होंगे और निश्चित रूप से वो थोड़े चंचल मानसिकता के भी होंगे। थोड़ा बहुत घर परिवार में कलह का वातावरण, सास ससुर के साथ संबंध अच्छा ना बने तो उसको आप ही को ठीक करके लेके चलना होगा। क्लियर है? विवाह के लिए ये कुंडली अगर बढ़े तो मैं समझता हूं कि उत्तर दिशा की तरफ विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। करियर के लिए मैंने बताई बात। इस कुंडली में वृश्चिक राशि के लोग आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। न अक्षर का शहर बहुत अच्छा होगा, उसके बाद द अक्षर का शहर बहुत अच्छा होगा। दानापुर पटना में है, दिल्ली, और ये बात बनती है। धन कैसा है? राहु यहां बैठ करके नुकसान कराएंगे और आपको
बचाने में दिक्कत होगी, और कोई भी निर्णय जब आप लेने चलेंगे तो आरंभ में दिक्कत होगी। और उसको ठीक करने के लिए मैंने सूर्य को अर्घ्य देना और रविवार को मांसाहार और नमक वर्जित किया है। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो अभी तुरंत ही लाजवर्त की माला या लाजवर्त की ब्रेसलेट या लाजवर्त की अंगूठी अवश्य चांदी में धारण कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, और भी बाकी मैं उपाय अगर होगा तो आप मुझे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, मैं भिजवा दूंगा। सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो बहुमुखी बना रहे हैं, और आपको राहु में बैठे हैं ना, राहु के नक्षत्र में है, राहु शत्रु की राशि में है, और उस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। तो राहु किसी न किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे होते और क्रूर ग्रह की राशि में अगर नहीं बैठे होते तो राहु अच्छे परिणाम दे सकते थे, पर वस्तुतः राहु, सूर्य, मंगल इन सबका प्रभाव जन्म कुंडली के 6वें भाव पे है। तो आपको अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति से कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, राधा रानी की कृपा है वहां पे, क्योंकि सूर्य और मंगल राहु वहां देख रहे हैं। वही बात राहु की दृष्टि यहां पे जा रही है, और इस भाव के अधिपति नीच के हैं, तो पराक्रम योग लगाएंगे। निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने करियर को सेटल करने के लिए पराक्रम करना होगा। वहीं राहु की दृष्टि यहां जाएगी तो शनि, राहु, केतु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, दशम मंगल की राशि बनी, शनि बैठ गए और राहु देख लिए। तो जब किसी भी भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव रहेगा तो भाव थोड़ा बहुत परेशान अवश्य होगा, क्योंकि पापक ग्रह हैं, थोड़े मंद गति से व्यक्ति को करियर में वो रास्ता ही देर से दिखता है। तो जो कंफ्यूजन में हैं आप, उस कंफ्यूजन से जितनी जल्दी हो सके दूर करिए, और ये कुंडली निश्चित रूप से यहां से ज्यादा विदेश में सफल होगी। क्लियर है? क्योंकि दशम भाव का अधिपति भी विदेश में सूर्य के साथ है, जो धन भाव के अधिपति हैं। तो धन और दशम के अधिपति कहां बैठे? विदेश भाव में। और यही बात आपको याद रखनी होगी कि विवाह भी बहुत अच्छे तरीके से समुचित ढंग से मिलाकर के किया जाए, नहीं तो सैया का सुख कई बार कमजोर होता है, और कई बार जो संपूर्ण चरम सुख होता है वो थोड़ा कम होता है, कमजोर होता है, कहने का अर्थ है। वैसे पेट की समस्या आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा है, इस वजह से अपने पेट को निश्चित रूप से हमेशा ध्यान रखने की बारी होगी। मसालेदार भोजन मत करिए, जितना ज्यादा हो सके शुद्ध करिए। रिसर्च आपका बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान अच्छा है, आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी होगी, और निश्चित रूप से वो बड़ी ही बेहतर पैरेलली आगे बढ़ेगी। जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका काम बढ़िया चलता रहेगा। शुक्र बढ़िया है। इस कुंडली में समस्या कहाँ है? बुध में जब कभी भी शनि आएंगे, और शनि की दशा परेशान करने वाली होगी। राशि कन्या की बनी है तो ढैया साढ़े साथी का कोई प्रभाव तो नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से फिर भी यहाँ पे जो बात कुंभ राशि की दिख रही है नीच के, और शनि नीच के होते हैं, तो कई बार व्यक्ति के जीवन में उनका प्रभाव मेहनत करने के बाद, क्योंकि वो न्याय का अधिकारी है, और जब न्याय का अधिकारी ग्रह कमजोर हो जाएगा, हालांकि वो मारक ग्रह हैं, तो मारक ग्रह का कमजोर होना ही ठीक होता है, पर पापक ग्रह का केंद्र में बैठना ही अच्छा हो जाता है। दोनों ही चीजें हैं। मारक ग्रह का कमजोर होना अच्छी बात है, पर पापक ग्रह का केंद्र का अधिपति होना और केंद्र में बैठ जाना ये अच्छी बात है। और ये बुरी बात है कि कम से कम वो नीच के नहीं बैठे होते। जैसे मेरे कहने का अर्थ है कि यहीं पे शनि बैठ जाते, या यहीं बैठ जाते, या यहीं बैठ जाते तो भी ठीक होती, पर सबसे ज्यादा कहां बैठते तो अच्छी बात होती? यहां और यहां। यहां शत्रु की राशि में हो जाते, क्योंकि चंद्रमा पहले ही शत्रु के घर में बैठा है। हालांकि बुध अपनी राशि में चंद्रमा को नहीं बैठने देना चाहते हैं, पर चंद्रमा तो सबके लिए दरवाजा खोल के बैठे हैं, आओ मेरे यहाँ कोई भी बैठ जाओ। क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः तो किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते, वो सबको मित्र या तो समभाव में रखते हैं। तो बुध पर चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो चंद्रमा कहां बैठे? शत्रु के घर में। पर बुध कहां बैठा? संभावस्थ या तात्कालिक मित्रता में मित्र के घर में। इस वजह से बुध का प्रभाव तो ठीक रहेगा, पर चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। पर निश्चित रूप से लग्न और लग्नेश अगर गुरु से दृष्ट होंगे तो कम से कम वो खराब नहीं होने देंगे। क्लियर है? समझ में आ रही होंगी चीजें। तो शनि की दृष्टि मंगल पे और शनि की दृष्टि सूर्य पे। स्वास्थ्य में हड्डी, नेत्र और पेट, पिता को बीपी, पिता को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। और पिता को जो बात पिता कह दे उस पर भरोसा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और एक बात और भी है कि आपकी कुंडली में लग्न में बुध है, छोटे भाई बहनों का भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, और उनका सुख अगर अपने नहीं है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो आपके लिए छोटे भाई जैसा है उसका भी सुख आपको हमेशा मिलता रहेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, अपने आप को पापी मत बनाइएगा। पापी आप समझते हो किसे कहते हैं? पापी उसे जो अपने आप और अपने जड़ को भूल गया है, और पापी उसे जो सत्य और असत्य के बीच का भेद नहीं जानता।
जो धन कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अपने ही मूल रूट को छोड़ करके आगे बैठा है और माता और पिता को भी त्याग बैठा है। ऐसे लोग पापी या कुदृष्टि, जो जीवन में एक बार भी भागवत कथा का पान नहीं किया है, वो पापी है और निश्चित रूप से वो एकदम निकृष्ट जघन्य अपराधी है। तो ऐसा पापी न बनना, जीवन में कभी भी एक बार रामायण अवश्य पढ़ना चाहिए, गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, भागवत पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए, किसी श्रेष्ठ वक्ता को बिठा करके स्वयं सुन लेना चाहिए, ये जीवन में जरूरी होगा। और रात को सोते समय गीता जी का पाठ, सुबह दिन के आरंभ में कम से कम गीता जी के 5वें और 11वें अध्याय का पाठ, रात को सोते समय गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ अवश्य कर लिया करिए। ये इतना तो कर ही सकते हैं। इस कुंडली में धन योग, तो लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना मेहनत करके धन देंगे, और लग्न के अधिपति का दुह स्थान में जाना थोड़ा बहुत कष्ट देता है। धन भाव के अधिपति का 12वें जाना आपसे मेहनत करवाएगा और धन बचाने में दिक्कत होती है। वस्तुतः यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि धन भाव के अधिपति 12वें गए तो धन व्यय होगा ना, वहां ये देखनी होगी कि इस भाव की स्थिति कैसी है। तो 12वें भाव के अधिपति लग्न में है, मतलब व्यक्ति का धन कभी भी गलत और निंदनीय जगहों पे नहीं जाए। वो दूसरों के लिए भी व्यक्ति कई बार अपना धन देता रहता है या दूसरों की जिम्मेदारी को भी खुद वहन करता रहता है। पराक्रम भाव के अधिपति लग्न में कम्युनिकेटिव और निश्चित रूप से व्यक्ति सबको एक साथ इकट्ठा लेकर के चलने वाला होता है। चतुर्थ भाव के अधिपति लाभ देंगे। पंचम भाव के अधिपति संतान का सुख और यश कीर्ति मान सम्मान में विलंब होता है। छठवें भाव के अधिपति, आपको आपका अधिकार कभी भी छूटेगा नहीं, आपका कर्तव्य आप हमेशा जानते रहेंगे। नौकरी का सुख और यात्रा का सुख, उच्च शिक्षा का सुख आपको हमेशा मिलता रहेगा। सप्तम भाव के अधिपति नीच के, विवाह मिला करके हो, और साथ ही साथ हो सके तो रोजगार बार बार बदलने से बचें। आपकी कुंडली में एक दुर्योग ये है कि शनि नीच के हैं, जो व्यक्ति को अनएस्टैब्लिशमेंट देते रहे, उसका निर्णय बार बार बदलता रहता है। ये इस कुंडली की सबसे बड़ी समस्या है। चाओ बोल दिया, इसको बदलना होगा, नहीं तो आप कहीं के भी टिक के नहीं रहे। आपकी कुंडली में क्योंकि शनि जो है वो यहां भी राहु के साथ है, और इस भाव का अधिपति पहले ही शत्रु, मतलब एक तरीके से 6वें भाव में है। यहां पे जो शनि की स्थिति है वहां भी वो मंगल के साथ है। युति उनकी कहीं भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है, तो मारक ग्रह परेशान है। और नेचुरली जो शनि होते हैं वो व्यक्ति को स्थिर करते हैं, धैर्य धारण करने और कराने के लिए मजबूर करते हैं। ये कमजोर है। अलग बात है कि आपकी कुंडली में धन दशम भाव को शुभ कर्तरी लगा है, जिसके कारण आप अंततः ठीक हो जाएंगे, पर आरंभ में दिक्कत हो रही है और इसमें जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को निर्णय लेना होगा। क्लियर है? तो ये बात मैंने बताई। मंगल ये यहां तक था। नवम भाव ठीक बना है, भाग्य का सुख है क्योंकि चंद्रमा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आपकी कुंडली का सबसे अच्छा जो भाव बना है वो दशम ही बना है। अकेले बैठ करके भी भाग्य यहाँ पे कमजोर नहीं होगा, व्यक्ति पिता का सुख भोगता रहेगा। और यहाँ नीच के हैं, इस वजह से संबंध कभी कभी कमजोर होंगे, स्वभावगत मिसमैच कभी कभी रहेगा। पर पिता को मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है और हड्डियों का दर्द भी परेशान करेगा। ये दो चीजें घुटने के पीछे का क्षेत्र प्रभावित करता है। एकादशवां भाव आपको संपूर्ण सुख दे दे। शुक्र एकादशवें भाव में अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो भवन भूमि वाहन चल अचल संपत्ति भौतिकीय सुख संसाधन से आपको कभी भी बेचैन नहीं होने देते, आपको वो दे देते हैं, चाहे अपनी दशा में चाहे कुंडली में कभी भी। 12वां भाव, दूसरे किसी के कारण आपको कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिए और देने से बचना चाहिए। देना हो मत देना, लेना हो ले लेना। शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि से बहुत सामान्य धन लगाइएगा। 57वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा रोग पकड़ेगा जो हमेशा रहेगा और वो छोटी बीमारी होगी। पेट से संबंधित समस्या इस कुंडली को ज्यादा परेशान करेगी। छोटे भाई बहनों का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। इस कुंडली में भाग्य भाव बहुत बढ़िया बना है। धन इस कुंडली में बाहर से आते हुए देख रहा हूं। नक्षत्रों के आधार पर रोहिणी, नक्षत्रों के आधार पर मृगशीरा और मंगल, और साथ ही साथ इस कुंडली में उत्तरा भाद्रपद, आश्विन नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और पुनर्वसु, ये सब कुछ नक्षत्र अच्छे बने हैं। दिन मैंने बताया सोमवार और दिशा उत्तर और पश्चिम बताई है। विवाह में पति का सुख आपकी कुंडली में कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होने देगी और हमेशा ही वो आपके लिए कोमलता से पेश आने वाला व्यक्ति होगा, प्रेम करने वाला होगा और बड़ा ही सुंदर बेहतर होगा। क्योंकि शुक्र भी यहाँ बैठे हैं, आप ही हो सकता है थोड़े प्रेम कम करो,
और वो प्रेम करेगा। कला कला कभी कभी मचेगा, शनि राहु है। घर से दूर जाकर के विवाह करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दशाओं के आधार पे अगर मैं बात कहूँ तो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर नहीं है। सारे ही ग्रह के परिणाम आपको दिखेंगे जीवन में। जैसे कई बार होता है, मैंने सूर्य की दशा में क्या करा, चंद्रमा की दशा में मुझे क्या मिला, मंगल की दशा में मुझे क्या मिला, राहु की दशा में मुझे क्या मिल रहा है, आगे आएंगे गुरु, उसमें क्या मिलेगा। तो गुरु भी देंगे क्योंकि वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, और उनकी दशा अच्छी जाएगी भी क्योंकि इस कुंडली के लिए वो सामान्यतया स्वग्रही होकर के बैठे हैं और भाग्य का सुख और निश्चित रूप से धर्म का सुख वो देते रहेंगे। आध्यात्मिकता और चिंतन और व्यक्ति का चारित्रिक पतन नहीं होने देते। बस अपने ऊर्जा को आपको कंट्रोल रखना है, मित्रों को परख करके आगे बढ़ाइएगा, गलत मित्रता से बचिएगा, ऊर्जा का खपत गलत जगह पे मत करिएगा। वस्तुतः और भी बात बता दूं तो इस कुंडली को देख करके जो सूर्य की स्थिति बनी है और जो मंगल की बनी है और जो केतु की बनी है, इसके आधार पर ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में दशाओं में, सूर्य भी धन देंगे, मंगल भी धन देंगे और केतु भी धन देंगे। अस्त होकर के नहीं बैठे होते तो मंगल का प्रभाव और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। सूर्य, मंगल और केतु के बाद अगर शुक्र और चंद्रमा की बात कहूँगा तो शुक्र स्थिर राशि में स्वग्रही और चंद्रमा शत्रुगत होकर के बैठे हैं, पर तात्कालिक मित्रता में और परिवर्तन के कारण वो भी आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं, दोनों ही ग्रह तत्वों के आधार पे बड़े अच्छे परिणाम देंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं राहु और शनि को, तो राहु और शनि में शनि भी ठीक बैठे हैं, भाव के आधार पर वो गड़बड़ नहीं है क्योंकि कारक क्षेत्र है, पर नीच के हैं, इस वजह से करियर में अनस्टेब्लिशमेंट, पिता के साथ संबंध, समाज में जल्दी घुल मिल जाना, ये थोड़ा कम होता है। अगर भवन भूमि वाहन इकट्ठा करना हो तो गुरु और चंद्रमा और साथ ही साथ मंगल की दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर में आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। संतान उत्पत्ति के बारे में कभी भी कोशिश करनी हो तो मंगल और गुरु की दशा, साथ ही साथ शुक्र की दशा में विवाह और शुक्र के ही अंतर प्रत्यंतर में विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके लिए तो खैर ये कुंडली अभी बहुत आगे है। अगर विवाह फिर भी अगर करना हो तो मैं आपको बता दूं कि इनकी कुंडली में विवाह का वास्तविक सुख 2024 के फरवरी के बाद ही देख रहा हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर कुछ आगे पूछना होगा मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।